अम्मी के चेहरे पर आने वाले कल का खौफ था। मैंने उन्हें तसल्ली दी, अब की बार अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। लेकिन डर तो मेरे दिल में भी मौजूद था कि पता नहीं ये भाभी भी टिक पाएगी या नहीं। रेशम कभी भी भाई से तलाक नहीं लेगी, वह एक गरीब लड़की है। मैंने अम्मी को तसल्ली दी। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटा, मगर मुझे सुकून नहीं आ रहा, अम्मी ने बेचैनी से कहा और मेरे कमरे से वापस बाहर निकल गई। मैं भी परेशान थी अम्मी की इस हालत पर, लेकिन अम्मी का डर भी सही था क्योंकि भाई ने 7 औरतों को भगा दिया था अब तक, अब ये 8वीं थी। अम्मी पुरानी बातों को भूल नहीं पा रही थी, भूली तो मैं भी नहीं थी, मगर अब ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं था, बल्कि इस बात को जानने का था कि क्यों हमारे इकलौते भाई को सारी औरतें छोड़कर चली जाती हैं, क्यों हमारे भाई के साथ कोई भी उसकी बीवी नहीं टिकती। आखिर ऐसा क्या राज है जो हमारे भाई के साथ उसकी औरत को टिकने नहीं देता। सुबह तक का वक्त मैंने बहुत बेचैनी से गुजारा था। सुबह होते ही मैंने अपने भाई के कमरे पे दस्तक दी। दरवाजा मेरे भाई ने खोला था। मैं हैरत के मारे उछल पड़ी क्योंकि मैंने अच्छी तरह से देखा था कि भाई कमरे में थे ही नहीं और ना ही पूरे घर में थे, और दरवाजा भी भाई ने खोला था। मैं चौंक पड़ी और चिल्लाई, भाई तुम कब कमरे में गए? मैंने हैरानी से पूछा। मैं रात को दोस्तों के साथ बैठा था इसलिए देर हो गई, वापस आया तो ये सो रही थी, मैंने इसे उठाया ही नहीं। खुद उठा लो। वह एक जानिब हटा तो मैंने अंदर झांका। मेरी भाभी बेड पर सो रही थी और रात के दुल्हन वाले हुलिये में ही मौजूद थी। तुम जाओ, मैं इसे देख लेती हूँ। मैंने अपने भाई को कमरे से बाहर जाने का बोला तो वह सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसको बहुत हिलाया झुलाया मगर वह होश में ना आई। मजबूरन मुझे उस पर पानी डालना पड़ा तो वह होश में आई। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों सो रही थी बिल्कुल इतनी बेहोशी वाली नींद में? मैंने गुस्सा करते हुए पूछा। बाजी मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे आंख लग गई, मैं तो इंतजार कर रही थी इनका। फिर प्यास लगी तो दूध पीकर सो गई, उसने मासूमियत से बताया। वह मेरे जितने ही थी मगर चूंकि हमारी नौकरानी थी पहले इसलिए मुझे बाजी कहने की आदत थी। उसका नाम रेशम था, बड़ी अच्छी लड़की थी वो। मैं झल्ला गई। राज अभी भी नहीं खुला था। अगले दिन वलीमा था। मैंने रेशम को अच्छे से समझा दिया कि भाई उससे जो भी बात करे मुझे लाजमी बताए, सारे राज मुझे बताए ताकि मैं पता लगा सकूं आखिर भाई के साथ माजरा क्या है। वह रात गुजर गई। अगले दिन मैंने रेशम से पूछा तो उसने फिर यही बताया कि भाई कमरे में गया ही नहीं। हम लोग भाई से पूछ भी नहीं सकते थे वरना वह बुरा मान जाता कि तुम लोग मेरी टोह में ही लगे रहते हो। चंद दिन मजीद गुजर गए मगर कुछ भी पता न चला क्योंकि मेरा भाई शाम होते ही घर से चला जाता और दोपहर के बाद ऑफिस से घर आता था। हमें महसूस हो गया शायद वह रेशम की वजह से घर पे रात नहीं गुजारता है, उसे रेशम पसंद नहीं है। मैं बहुत दिनों से इस राज के पीछे ही थी। आखिर मैंने प्लान बनाया कि भाई को बोलूंगी कि रेशम यहाँ से चली गई है तो वह फिर लाजमी रात अपने कमरे में गुजारेगा और रेशम कमरे में ही कहीं छिपी हुई होगी ताकि हकीकत पता चल सके कि भाई औरतों से खाइफ का था या फिर कुछ और मसला था। आखिर मसला क्या था ये जानना भी बेहद जरूरी था। अगले दिन भाई दोपहर घर आया तो मैंने उसे बताया कि रेशम चली गई है। ये सुनकर वह मुस्कुरा दिया। तुम लोगों ने फिजूल में मेरी शादी उससे करवाई थी, अब क्या पता वह भी तलाक का मुतालबा कर ले। मैं उसकी बात सुनकर हैरान ही रह गई। उसे कोई फिक्र ही नहीं थी कि उसका घर टूट रहा है, उसकी 8 शादियां हो चुकी हैं, कोई भी फिक्र नहीं थी उसे। रात को उसके जाने से पहले ही मैंने रेशम को कमरे में छिपा दिया। रात के 9 बजे भाई कमरे में गया। मुझे बेचैनी से सारी रात नींद नहीं आई। सुबह होने में भी अभी कुछ देर बाकी थी जब मेरा दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। मैं दरवाजा खोला तो रेशम खड़ी थी। उसकी हालत अजीब हो रही थी, ऐसी हालत मैंने देखी नहीं थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने उसे पानी पिलाया तो उसके होश थोड़े ठिकाने पे आए। बाजी मुझे सब पता चल गया कि मामला क्या है, उसने फूले सांसों के साथ बेड पर बैठते हुए कहा। मैं जोश से उसके पास बैठ गई। बाजी आपको पता है कि आपका भाई सज्जाद इतने दिनों से घर क्यों नहीं आ रहा था? रेशम ने सनसनी फैलाई तो मुझे भी तजस्सुस हुआ। तुम्हें पता चल गया? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हाँ जी, वह इसलिए रात को घर नहीं आता था कि कहीं उसका राज न खुल जाए। कैसा राज? मैंने खुशी से पूछा। बाजी आपका भाई रात को वह नहीं रहता जो दिन को होता है। रात को वह एक लड़की का रूप धार लेता है। मैं कमरे में सोफे के पीछे छिपी हुई थी। जब वह रात को कमरे में आया तो सीधा अलमारी के पास गया और लड़कियों वाले कपड़े निकाल कर पहने और मेकअप करके घूंघट निकाल कर बेड पर बैठ गया। मैं हैरान होती हुई उसके सामने गई
तो पहले तो मेरे सामने लड़कियों की तरह शर्माने लगा और फिर वह अपने आप को एक लड़की समझ रहा था और आवाज भी लड़कियों वाली निकाल रहा था। फिर कहने लगा कि तुम दफा हो जाओ, सज्जाद सिर्फ मेरा है, मैं दुल्हन हूँ उसकी। बाजी, इस वक्त वह सज्जाद नहीं कोई और ही लग रहा था और वह उसी औरत की आवाज निकाल रहा था जिसकी आवाज मैंने पहले दिन सुनी थी। ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो? तुम्हें बोलने की इजाजत करी, तुम तो कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मेरा भाई ऐसा निकल जाए। मैंने नागवार से उसे झड़का। मेरे ख्याल से वह झूठ बोल रही थी। बाजी, मेरा यकीन करें, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ, उसने रोने वाले अंदाज में कहा। मैं उसकी बात सुनकर जहनी कश्मकश में मुब्तला हो गई। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे भाई पर ऐसे गंदे इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी रेशम। दफा हो जाओ इस घर से। मैं गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल आई। वह मेरी गिरफ्त में मचल रही थी और रो रो कर अपनी सफाई पेश कर रही थी कि वह सच बोल रही है, मगर मुझे इसकी बात पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं था। मैंने उसे घर से निकाल दिया। वह रोते हुए चली गई। पिछली भाभीियों ने भी जब तलाक ली तो उनका यही कहना था कि शादी की पहली रात सज्जाद के बजाय कोई औरत उनके कमरे में आई थी। हमने यही समझा कि शायद घर पर आसिफ वगैरह का साया है। बहुत से मौलवी साहिबान और बुजुर्गों को घर पर बुलाया, मगर सबका यही कहना था कि घर तो बिल्कुल ठीक है और इस पर किसी आसिफ का साया नहीं है। भाई की 8वीं शादी हमने उस रात से पर्दा उठाने के लिए ही तो की थी कि पता चले रात कमरे में होता क्या है, लेकिन रेशम ने तो अजीब कहानी सुना दी थी। मेरे ख्याल से उसको कोई संगन मिल गई होगी कि पिछली भाभीियों ने क्या कहकर तलाक ली, इसलिए उसने इस बात को बुनियाद बनाकर खुद से कहानी बना ली ताकि पैसे बटोर सके। जिस वक्त मैंने रेशम को घर से निकाला उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे, सब सो रहे थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला। मैंने अम्मी से ये बात करने का सोचा, मगर वह परेशान हो जाती और दूसरा वह भी मेरी तरह भी यकीन न करती कि रेशम सच कह रही है। 8 बजे के करीब मेरा भाई दफ्तर जाने के लिए कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आया। मैंने उसका भरपूर जायजा लिया। 2 पीस सूट में मलबूस वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था, इसलिए किसी अंदाज से मुझे नहीं लगा कि वह लड़कियों की तरह बात कर रहा है या लड़कियों की तरह चल रहा है। मुझे तो जरा भी महसूस नहीं हुआ। मुझे रेशम की बात अब पूरी तरह से गलत लगने लगी। इस पर गुस्सा आया और मैंने ठीक किया इसे घर से निकाल के। अम्मी ने इधर उधर देखते हुए रेशम के बारे में मुझसे पूछा। अम्मी वह सुबह सुबह ये घर छोड़कर चली गई है। मैंने सुकून से झूठ बोला। अगर मैं बता देती कि मैंने निकाला है तो अम्मी खफा हो जाती। या अल्लाह, वही हुआ ना जिसका डर था। अब ये लड़की भी तलाक का मुतालबा करेगी और मुआशरे में हमारी फिर से बेइज्जती होगी। अम्मी सर पकड़कर बैठ गई। भाई को अलबत्ता कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह सुकून से नाश्ता करता रहा। जब ये रातों को घर ही नहीं आएगा तो बीवी तो तलाक लेगी ही ना। अम्मी ने भाई को कोसा, मगर वह कुछ ना बोला। उसे ऐसा लगा कोई फर्क ही ना पड़ा और दफ्तर जाने के लिए घर से निकल गया। रात को मेरा भाई मामूल के मुताबिक घर आया। खाना खाकर वह कमरे में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से उठकर टहलने लगी। भाई का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था और मैं और अम्मी नीचे वाली मंजिल पर रहती थी। मैं कमरे से बाहर आ गई, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैंने सोचा था ताज़ा हवा खाने छत पर चली जाती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही मैं भाई के कमरे के आगे से गुजरी तो मुझे मध्यम मध्यम सी सरगोशियाँ सुनाई दी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाए तो आवाज़ थोड़ी वाज़ेह हुई। किसी औरत की आवाज़ थी जो कह रही थी, सज्जाद तुम सिर्फ मेरे हो, खबरदार किसी और के पास गए तो मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। मुझे अकेला छोड़कर किसी औरत के पास ना जाओ। तुम कभी नहीं जाओगे वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये सब सुनकर मेरे हवास सल्ब हो गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।